नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। एमएलसी का चुनाव 6 साल में एक बार आता है। ऐसे में आज गोरखपुर में बैठी हूं, तो यहाँ पर गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य विधान परिषद राममूर्ति उर्फ राम उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रत्याशी रूप में है और तैयारी में लगे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में हमारे जो एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, कौन कर सकता है, कौन प्रत्याशी बन सकता है, इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि जब इसका जो कह सकते हैं आप नामांकन होता है वो कैसे होता है और इसके बारे में पूरा जानते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है रामूरत जी। जी बताइएगा जनता को कि ये जो एमएलसी का चुनाव है जब ये आता है, जैसे अभी तो आपका खैर चुनाव 29 में है, तो उससे पहले नामांकन होता है और बहुत सारे स्नातक जो लोग हैं क्या वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे बहुत सारे लोग जो है प्रत्याशी रूप में भी आ सकते हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, एमएलसी स्नातक जो हमारा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड जो है उसके एमएलसी स्नातक के लिए जो भी प्रयासरत होते हैं, सबसे पहले तो इसमें ये जान लीजिए कि एमएलसी स्नातक में जो ग्रेजुएट्स होते हैं वही वोट करते हैं। पढ़े लिखे जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो वोट करते हैं। अब ग्रेजुएट्स कौन कौन वोट कर सकते हैं उस पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है लोगों को, कि कुछ लोग ये सोचते हैं बीए बीएससी बीकॉम है तब वही कर सकते हैं। नहीं, ग्रेजुएट्स वो सभी ग्रेजुएट्स वोट कर सकते हैं जिनके डिग्री में जो बैचलर की डिग्री लिखे हुए, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या मेडिकल, जो भी बैचलर के साथ लिए हुए हैं वो सभी इसमें वोटर बन सकते हैं। वोटर बनने के लिए देखिए उनको अपना लास्ट ईयर की मार्कशीट और या तो डिग्री निकलवाए हुए हैं ग्रेजुएशन का, तो वो डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। एक आधार की ज़रूरत, आधार क्या बोले तो या तो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जो वोटर लिस्ट वोटर आईडी है उसको ले करके कर सकते हैं, या कोई निवास प्रमाण पत्र हो, इसमें दिखाना रहता है कि आप किस ब्लॉक में जा रहे हैं, कहाँ पर वोट करेंगे। सिंपल ग्रेजुएट्स हों और उसके साथ एलएलबी कर रहे हैं या जो जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी कर सकते हैं ना, जो भी बैचलर हैं बस डिग्री होनी चाहिए बैचलर के बाद। बस 3 साल पुराना जब चुनाव होना है, ठीक है, तो चुनाव से 3 साल पिछला पुराना ग्रेजुएट्स होना चाहिए। वो वोटर लिस्ट में नाम डलवा करके अपना इसमें सहभागिता दे सकते हैं और वोट कर सकते हैं। बहुत सारे स्नातक हमारे युवा ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं है, तो कह सकते हैं आप उनके लिए एक संदेश है कि आप भी आइए भाई, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक जो देश है इसमें कहीं ना कहीं सबको अपनी भागीदारी है, तो इसमें आगे आना चाहिए युवाओं को। सभी युवाओं को आगे आना चाहिए, चाहे वो जो भी जिस तरह से भी ग्रेजुएट्स हैं वो उनको आना चाहिए। और उनको चूँकि संविधान ने ये अधिकार दिया है विधान परिषद के माध्यम से कि वो चुनाव में सहभागिता दिखा करके एमएलसी स्नातक को वोट करें और अपना एक प्रतिनिधि वहाँ भेजें, जिससे कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं स्नातकों की वो सदन तक पहुँचा सकें। इसके लिए इनको एक चुना जाता है कि जो भी क्षेत्र में समस्या है, स्नातक चाहे बेरोजगार हों चाहे जैसे भी हों, और उनको एक कोई समस्या आ रही है तो वो सदन तक उनकी आवाज़ को उठा सकें, इसलिए कर सकते हैं। हाँ। जी अच्छा, इसमें जो प्रत्याशी भी होते हैं क्या उन्हें भी ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है? हाँ, उनको भी ग्रेजुएट जी, क्योंकि हमारी जो राजनीति है उसमें तो कई लोग ऐसे मतलब जनता कहती है कि अंगूठे छाप भी आ जाते हैं, वो विधायक हो या सांसद हो। पढ़े लिखों का चुनाव है, इसमें ग्रेजुएट्स ही बने प्रत्याशी बनते हैं। और वो एमएलसी के किसी भी चुनाव में कहीं के भी एमएलसी का, जैसे एमएलसी के कई तरह के चुनाव हैं, जैसे कि एमएलसी स्नातक हो गया, एमएलसी शिक्षकों के लिए हो गया तो एमएलसी शिक्षक हो गए, एमएलसी जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे शिक्षकों में शिक्षक वोट करते हैं, एमएलसी जनप्रतिनिधि में जैसे ग्राम प्रधान हो गए, बीडीसी मेंबर वगैरह होते हैं, ये वोट करते हैं। और कुछ मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा, वो जाते हैं सदन में। तो इसमें मुझे लगता है जो शिक्षित लोग हैं उनको ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे लोग प्रत्याशी रूप में ज्यादा आते हैं। हाँ, इसमें आते हैं लोग और ठीक ठाक प्रत्याशी रहते हैं। लेकिन देखिए, प्रत्याशी बनना अलग चीज़ होता है, किसी भी चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा कैसे सकते हैं वो बात होती है। कोई भी मैटर आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। और मेन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नातकों को जागरूक करके उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवा करके वोट करवा सकते। कई ऐसे भी स्नातक किए हुए युवा हैं जो कहते हैं कि मैंने एक बार वोट डाला था और दोबारा जब वो वहाँ वोट डालने गए तो हुआ कि नाम तो उनका कट चुका है। देखिए, ग्रेजुएट्स
स्नातक जो होते हैं ये माइग्रेट होते रहते हैं। तो इसलिए विधान परिषद ने या चुनाव आयोग ने ऐसा विधान परिषद के स्नातक चुनाव के लिए ये इन्होंने एक सिस्टम लाया है कि जो हर 6 साल पर जो चुनाव होना है उसमें जब जब चुनाव होगा हर बार नई वोटर लिस्ट बनेगी और वही वोट करेंगे जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम डला होगा, बस वही कर सकते हैं। हाँ, और देखिए ग्रेजुएट्स हम एक चीज़ और बोलेंगे, जैसे कुछ एक्स सर्विस मैन होते हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनको भी एक प्रमाण पत्र ग्रेजुएट्स का मिलता है, वो भी वोट कर सकते हैं। जैसे कि उनको गलतफहमी रहती है कि हम तो 12वीं पास करके चले गए, हमारा कहाँ है, उनको जो मिलता है वहाँ से एक प्रमाण पत्र रिटायरमेंट के समय में वो ग्रेजुएट्स के समकक्षी होता है, वो भी अपना नाम डलवा करके इसमें अपना वोट डाल सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ग्रेजुएट है कहीं पर रह रहा है, मतलब मान लीजिए वो बनारस का है पर इस टाइम पे वो गोरखपुर में रह रहा है, तो फिर वो भी डाल सकता है? हाँ, वो कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो, इंडिया के या अब्रॉड से भी ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट्स है, बस उसको अपना नाम डलवाने के लिए जिस ब्लॉक में वोटर बनेगा, वो जिस भी ब्लॉक में वोटर बनेगा वहाँ का एक निवास प्रमाण पत्र भी दे देगा तो भी वो वोटर रेंट पे रहता हो तो भी चलेगा। हाँ, रेंट का वो अपना सिस्टम से आ करके निवास प्रमाण पत्र बनवा ले और उसको उसके साथ अपना समय हो कि इससे पहले इतने दिन पहले से वो रहता हो वहाँ का, अगर वो जन्म स्थान उसका नहीं भी हो, जन्म स्थान नहीं भी है लेकिन वो माइग्रेट हो करके और नौकरी करने आया है, सपोज कि स्नातक है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उस बनारस से आ गया यहाँ गोरखपुर में या खलीलाबाद में जो भी हमारा निर्वाचन क्षेत्र में आ गया है और वो चाह रहा है कि नहीं हम स्नातक एमएलसी में अपना सहभागिता दें, वोट करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा वे है कि जहाँ रेंट एग्रीमेंट के सपोर्ट से वो अपना एक निवास प्रमाण पत्र बनवा ले और निवास प्रमाण पत्र बनवा करके अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकता है। 6 महीना के मतलब 6 महीना हो, 6 महीना पुराना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, निवास प्रमाण पत्र बनाने में आसानी बनती है। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे प्रत्याशी तो इसके बहुत कम, मतलब लोग एमएलसी से जानते तो हैं पर जैसे बहुत सारे होते हैं कि प्रत्याशी बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, क्योंकि ये 6 साल का इसलिए या कोई और 6 साल का टेन्योर होता है, प्लस लोग जागरूक भी नहीं रहते हैं। जैसे आम चुनाव होता है उसमें ये जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव आ गया, बोर्ड लग जाते हैं पूरे सड़कों पे, लोकसभा का चुनाव आ गया, चहल पहल मच जाती है। इस चुनाव में थोड़ा चहल पहल कम होता है, इसमें जागरूकता की जरूरत है। लोग जितना जागरूक होंगे उतना ही अच्छा वोटर बनेंगे और उतना ही बढ़िया से वोट करेंगे और अच्छे लोगों को सदन में चुन करके भेजने में उनकी जागरूकता जो है काम करेगी। ऐसा तो नहीं कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होता है, इस वजह से ऐसा हो कि बहुत चहल पहल नहीं बचती है? थोड़ा सा पार्टी बेस्ड नहीं होता है क्योंकि पार्टियां इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, कुछ ही पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, समर्थन देती, चूंकि ये सिंबल का चुनाव तो है नहीं। जी जी जी, ठीक है, अपने चॉइस के लोगों को जो भी जिसको समर्थन लोग देते हैं, जिसको वोट करते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर जो भी दे करके अपना वो वोट करते हैं। तो इसमें पार्टी के जैसे जब सिंबल का चुनाव होता है तो लोग ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे होता है कि विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, यार इसमें कौन वोट करेंगे, स्नातक करेंगे, अब उसमें मामला फंसता रहे, हम तो व्यवसाय कर रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ डिस्पेंसरी चला रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है। हम उन सभी लोगों से कहेंगे कि आप कुछ भी करते रहिए, स्नातक हैं, वोटर बनिए, अच्छे लोगों को सदन में भेजिए, जिससे कि आप अगर व्यवसाय भी कर रहे हैं, आपको समस्याएं आ रही हैं, आपके व्यवसाय में भी समस्याएं आ रही हैं, तो आपकी आवाज़ को सदन तक ले जाने में वो प्रत्याशी कार्य करें। जी बिल्कुल, जनता को जागरूक होना चाहिए इस चीज के लिए कि उनके भी कुछ दायित्व है और कुछ कर्तव्य है। लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो जितने भी स्नातक किए हुए लोग हैं उनको बिल्कुल चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और मतदान करना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे शिक्षा तो खैर आप ऐसे भी एक इंस्टीट्यूट चला ही रहे हैं, तो आप देख भी रहे होंगे जो बच्चे आ रहे होंगे, तो क्या उन्हें ये सब के बारे में पता होता है कि हाँ ऐसा चुनाव है, हमें तो करना चाहिए? मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, लेकिन इसी के लिए हमने एक प्लान किया है कि हमारे जितने भी गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड में जितने भी जिले आते हैं उसमें मैं एक जागरूकता कार्यक्रम चलवाऊंगा और चलवा भी रहा हूँ धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से या माउथ प्रचार के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और उनका जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वो उससे प्रभावित हों और वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं। इसीलिए देखिए मैं सोशल मीडिया पर एक स्नातक अधिकार मंच का गठन किया हूँ और बाकायदे मैं इस लोगों को जोड़ भी रहा हूं, इसमें लोगों को जोड़ रहा हूँ
और आगे हम बेसिकली इस स्नातक अधिकार मंच में लोगों को जैसे जिला प्रतिनिधि और तहसील प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रतिनिधि, इसमें मैं नियुक्ति दे करके लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम करवाऊंगा लोगों के द्वारा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके अच्छे लोगों को भेजे जो समाज में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दे जो उठ रहे हैं उनको विधान परिषद के सदन पटल तक ले जाने में हमें आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे मुद्दे तो खैर काफी सारे हैं, यूपी में तो बहुत ही ज्यादा मुद्दे हैं। अभी एक मुद्दा बिहार से भी निकल कर आया होगा, आप शायद मिलने भी गए थे जी, भरत तिवारी जी का जिस तरीके से एनकाउंटर हो गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या इसमें कह सकते हैं आप राजनीति रहा या जातिवाद रहा जिसके कारण उस लड़के का, अब क्योंकि लोग एनकाउंटर नहीं उसे हत्या का नाम दे रहे हैं? नहीं, वो हत्या हुई है, हत्या है बोलूँगा, क्योंकि वो लड़का कहीं इस तरह से राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ था और कहीं इस तरह का ऐसा कोई गैर सामाजिक काम भी नहीं कर रहा था कि जिससे कि उस पर कोई ऐसा वाद बने और उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। और हम ये सोचते हैं चलिए ठीक है, अगर उसने कोई गलती भी किया तो एक आतंकवादी को पकड़ करके उसको 2 साल तक आप बिरयानी खिलाते हो, कसाव को बिरयानी खिलाते हो आप, और दूसरा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लिए लड़ रहा है यदि, और वो हथियार उठाया तो उसका हथियार उठाया तो उसको सजा देने के लिए न्यायालय है। आप न्यायालय का काम सीधे आप बिना न्यायालय भेजे, बिना न्यायालय ले गए हुए उसको गैर कानूनी तरीके से आप उसकी हत्या करवा दे रहे हो। एक 28 साल के युवा को आप सैकड़ों पुलिसकर्मी घेर करके उसको इस तरह से उसकी हत्या कराते हैं, तो जाहिर सी बात है हम सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं। और जो भी जैसे बिहार सरकार हो या कहीं की सरकार हो, जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं छोड़ दे, नहीं तो आने वाले समय में जब युवा जगेगा ना तो नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न होने में देर नहीं लगेगा। सरकार को मैं सलाह यही दूंगा कि सबके लिए समान भाव रखें। जातिवाद की राजनीति आप वोट बैंक के लिए कर रहे हैं तो ये करना छोड़ दें। जनता को चाहिए क्या? जनता अगर आपको चुनाव जिता करके आपको चुन करके भेज रही है तो जनता के लिए काम करिए। आप लोग प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम कीजिए, सबको रोजगार दीजिए, सबको शिक्षा का व्यवस्था करिए, सबके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करिए। हाँ, भरत जी को भगत सिंह से भी अब तो कहा जा रहा है कि एक जैसे भगत सिंह शहीद हो गए वैसे भरत जी भी शहीद हो गए हैं। भगत जी भी देश के लिए लड़ रहे थे, भगत जी देश के लिए लड़ रहे थे, वो अपने क्षेत्र सामाजिक कार्यकर्ता था, सेवा में था, सामाजिक कार्यकर्ता था। ठीक है, तो अगर भगत जी से उनका ये किया जाता है तो कोई, हम नहीं कहते हैं कि कोई बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, कोई ये नहीं है, लड़ा तो वो भी है। जी जी जी, जिस तरीके से वो वीडियो वायरल है पूरी, उसमें लड़ा किस लिए है जनता, बिहार सरकार भी जान रही है, भारत सरकार भी जान रही है। ठीक है, और भारत सरकार बिहार सरकार की डबल इंजन की सरकार है, उन्हें पता है कि कितना घोटाला हुआ है, कितने पैसों का वहाँ पर मामला है कि जो विस्थापित लोग थे वहाँ को ले आकर के बसाया गया था और कई सालों से उनको घर तक, मैं गया था वहाँ देखा, जी जी, आप परिवार से भी मिलकर छप्पर डाल करके लोग हैं, उनको सही से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है वहाँ, उनको मकान तक का व्यवस्था नहीं है। और सरकार, जैसे सुनने में आ रहा है, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ कि जहाँ तक लोग कहते हैं 11,500 करोड़ का मामला है, तो आखिर में वो पैसा गया कहाँ कि उन्हें 2 कमरे का मकान तक नहीं दिया गया जिनको विस्थापित करके लाया गया। उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से है। ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है बहुत जबरदस्त, कहीं न कहीं बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है। कि क्यों आवाज उठाया था, क्यों लोगों को मिला नहीं, इतना तो सभी लोग जान रहे हैं कि पैसा जारी हुआ था वहाँ के जनता के लिए, धन मुक्त हुआ था वहाँ के जनता के लिए, तो जनता की स्थिति आज भी बदहाल क्यों है? वहाँ के रोड तक नहीं था, बिजली का पोल तक नहीं था, जो जिसके लिए लड़ करके वो लड़का बिजली का पोल लगवाया, जी, बहुत सारे रोड बनवाया। आज भी मैं देखा था जहाँ पर वो विस्थापित लोग मकान बनवा रहे थे, उसके किनारे किनारे बहुत सारा गड्ढा, मतलब 5-5 फीट का गड्ढा था, बच्चे गिर सकते हैं आराम से। बच्चे गिर के, अभी बरसात, अभी बाढ़ आएगी, फिर पानी भर जाएगा, फिर वो वहाँ से भगेंगे। तो आखिर में जनता का पैसा, हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा का दुरुपयोग इस तरह से सरकारें क्यों करती हैं, क्यों कर रही हैं इस तरह से?
जी अच्छा, कहीं ना कहीं क्या आपको भी लग रहा है कि सवर्ण जो कास्ट है उसको ज्यादा इस शासन में, इस सरकार में, वो बिहार हो या फिर यूपी, सब प्रताड़ित ज्यादा किया जा रहा है? वोट बैंक की राजनीति में कहीं न कहीं तो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए मैं झुठलाऊंगा नहीं, लेकिन सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब मोदी सरकार लाई गई थी तो ये सब सोच करके लाई गई थी कि ये कुछ पूर्व सरकारों से अलग करेंगे, लेकिन पूर्व सरकारों से ये कुछ भी अलग नहीं कर पाए। 5 साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, कभी इस राज्य में चुनाव खेल रहे हैं, कभी उस राज्य में चुनाव खेल रहे हैं। हम तो सबसे ज़्यादा जो आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आज प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने आप को अति पिछड़ा का वो देते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ। अरे आप जब प्रधानमंत्री हो गए, एक शीर्ष स्थान पर पहुंचे हुए हो, तो आप अति पिछड़ा कैसे हो गए? वहाँ पे जाति की बात करना ही शायद गलत है। राष्ट्रपति देखिए कहाँ बैठी हुई हैं, आज भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई ऐसा वहाँ से कोई संदेश आया हो बिहार सरकार के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला था। इस पर कोई वक्तव्य हमारे माननीय मोदी जी का नहीं आया, इस पर आना चाहिए। कभी आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछें सरकारों से आखिर में स्टेट्स में क्या हो रहे हैं। मणिपुर पर तो आज तक कभी नहीं बोले। बड़े मुद्दों पे शायद केंद्र सरकार के आप कह सकते हैं ध्यान ही नहीं है, कभी नहीं ध्यान देते। वो तो हम तो देखिए जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, पर भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है, जनता त्राहिमाम मचाए हुए है। ऐसे भी कई सारे मुद्दे खुलकर आ भी रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसे भी अब 27 भी करीब है, तो 27 का आपको क्या लग रहा है? अब 27 में देखिए लोग तैयारी तो कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाए। हमने एक ही चीज आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, सीएम आपके ही यहाँ के हैं। सीएम का क्या बोला जाए, हम उन पर नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे कि सीएम को भी ऐसा हर बात पर केंद्र सरकार का ही समर्थन कर देना सही नहीं है कि केंद्र सरकार जो कह रही है। योगी जी साफ सुथरे छवि वाले हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि रहे यहाँ सांसद रहे हैं जी, आप लोग बहुत करीब से जानते थे। लेकिन जो स्थिति आज के डेट में बन रही है कि क्या मजबूरी है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी अब योगी जी की बातें आई तो अभी उन्होंने जिस तरीके से भाषा का एक उपयोग किया था, रवि किशन जी को बोला था, आपके सांसद को भाषण के लिए कि वो भाषण पेल रहे हैं, ऐसे शब्द रेल में आए काफी सारे, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, शीर्ष पर लोग बैठे हैं, जिस पद पर है शायद ये गरिमादायक नहीं है, नहीं यूज करना चाहिए जी। तो ये निंदनीय है कहीं ना कहीं, नहीं तो है जी 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 जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी, क्योंकि स्नातक, जब ये आपका स्नातक एमएलसी है और स्नातकों के लिए है, ये जो युवाओं हैं उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को ये संदेश देना, युवाओं से ये संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, और उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप जैसे भी हों, जहाँ से भी हमारा ये देखते हों ब्रॉडकास्ट, जैसे भी देख रहे हों, आप युवा से, हमारा युवा स्नातक से यही अनुरोध है, चाहे आप किसी तरह के रोजगार में ही क्यों ना हो, चाहे आप बेरोजगार हों, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे आप किसी आप जैसे भी आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नातक चुनाव में अपना वो नाम डलवा करके और एक अच्छा प्रत्याशी जो है उसको चुन करके, प्रत्याशी को चुन करके आप सदन में भेजने का कार्य करें, जिससे कि देश का विकास हो कर सके, क्षेत्र का विकास हो सके। जो भी हमारा गोरखपुर फैजाबाद और स्नातक खंड में जिले आते हैं, विधानसभा आते हैं। कितने जिले हैं इसमें? इसमें 17 जिले, 17 जिले। कार्यभार भी काफी लंबा होगा इस पर। हाँ, ठीक ठाक है, जवाबदेही भी बहुत होगी। जवाबदेही तो बनती है, लेकिन अब देखिए मैं तो इसीलिए आया कि कम से कम क्षेत्र का विकास हो सके, उसकी आवाज़ को उठा करके सदन तक भेजा जा सके। जी बिल्कुल, हाँ। युवाओं के आवाज को उठाने इस टाइम पे बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कॉकरोच पार्टी का भी, जिससे पहले भी मैं आपके पॉडकास्ट में ये पूछ चुकी हूँ, और जिस तरह से वो लोग धरना दिए, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चूक हुई और ये सब प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा ही रह गया सरकार के। अब मैं नहीं ज्यादा ये कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं सरकार से मैं ये सवाल कर दूंगा कि अगर कॉकरोच पार्टी आपसे जुड़ी हुई नहीं थी, आपका समर्थन उनको नहीं था, तो आपने और लोगों को अनुमति दे देते हैं जंतर मंतर पर कार्यक्रम कराने के लिए, लेकिन जब
कोई और पार्टियां जाती हैं जंतर मंतर पर कार्यक्रम कराने, अपनी बातों को रखने के लिए, वहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो कॉकरोच को दे देते हैं और लोगों को क्यों नहीं देते हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे रहा है माइंड दोनों में, दिमाग में ये प्रश्न हमेशा बना रहता है कि अगर ये इन लोगों का आपसी कोई ऐसा ये नहीं है तो उनको मिलता है और लोगों को कनेक्ट नहीं थे तो कैसे हुआ, क्यों नहीं मिलता है? अभी जैसे कि यूजीसी मुद्दे पर ही कई लोग गए थे, उनको भगा दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, हाँ कुछ भी नहीं किया गया, रास्ते में रोक दिया गया, रोक करके थाने में बैठाया गया। पर कांग्रेस पार्टी को नहीं करने दिया, उनको तो आराम से उनको मीडिया का भी समर्थन काफी मिला, उन्हें एयरपोर्ट से लाया गया जी। उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई। क्या कारण है, क्या मजबूरियां हैं सरकार की? क्या ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या लोग? मूर्ख ना समझे, जनता जब जगेगी तो उठा करके फेंकेगी ऐसे कि फिर वनवास से भी ज्यादा चला जाएगा। और इस बार हमको लग रहा है कि देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रहेगी, जनता के साथ जातिवाद का ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं हर तरफ आज के समय में, जहाँ जातिवाद खत्म होने के कगार पर था, लोग एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के शादी ब्याह कथा कार्यक्रम में सब लोग एक साथ बैठते थे, आज उनको लड़ाने का कार्य कर रही है केंद्र सरकार। नहीं करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में देश को नहीं बर्बाद करना चाहिए। देश को जातिवाद के, हिंदू मुस्लिम नहीं, अब तो आपसी बोल रहे हैं, आपस में बट रहे हैं लोग, देश के को जातिवाद के एक समझिए गृह युद्ध में झोंकने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा न करें, हमारा अनुरोध है, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसा न करें। लोगों को अगर कर सकते हैं तो रोजगार देने का कार्य करें, रोजगार देंगे देश ऐसे ही विकास होगा। ठीक है, 10 लोगों का रोजगार छीन करके 2 लोगों को रोजगार दे देना बहुत बहादुरी नहीं है। 10 लोगों का रोजगार बरकरार रखते हुए जो बचे हुए लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दीजिए। और सरकार के पास कई स्कीमें ऐसी होती हैं और आ भी सकती हैं, लेकिन सरकार कहाँ इस पर काम कर रही है। नीट के एग्जाम में तो पेपर हर बार ही लीक हो जाते हैं, सुनने में आता रहता है, अब बच्चे फिर सुसाइड करते हैं। अब पेपर देखिए, नीट का जो जहाँ तक मामला है, इसमें अभी तक केंद्र सरकार सबसे पहले तो प्रधान जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। प्रधान जी का इस्तीफा ले लेना, धर्मेंद्र प्रधान का अगर उनको थोड़ा सा भी शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये लीक का जहाँ तक मामला, मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैडम, ये लीक उसका कोई मामला नहीं है, तो पेपर सीधे बेचने का मामला है। जब इनका मामला खुल जाता है तो कहते हैं लीक है, पेपर लीक है। पेपर लीक कैसे हो गया यार? कैसे लीक करा दे रहे हो? क्या आपका उस पर क्या आइडियोलॉजी बना रहे हो, क्या सिस्टम बना रहे हो कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है? पहले भी तो एग्जाम होता था जी, इतने पहले क्यों नहीं होता था? ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है, हर बार हो रहा है। बच्चे फेलियर है वहाँ, तैयारियां कर रहे हैं सालों साल और फिर ऐसा हो जा रहा है। किसी के आपने मंत्री बना दिया, तो अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो उनसे इस्तीफा लीजिए, आप दूसरे सही लोगों को ले आकर के रखिए ना। और जो आपका डिपार्टमेंट आपने मंत्रालय बनाया हो, उसमें उनके शिक्षा के अकॉर्डिंग मंत्री बनाए। जो शिक्षा को जान ही नहीं रहा, जो एग्जाम को सिस्टम को जान ही नहीं रहा, उसको ले आकर के बैठा दे रहे हो आप। वो क्या जानेगा एग्जाम? अभी किसी मंत्री ऐसे भी मंत्री हैं जो शिक्षा का बात करो तो अभी 2-4 शब्द पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे। अगर उनको सेक्रेटरी नहीं मिला रहे तो वो बोल नहीं पाएंगे। तो आपको नहीं लगता है जैसे आप लोगों का चुनाव होता है, स्नातक मतलब होना बहुत जरूरी है, वैसे बाकी जितने भी चुनाव सब में हो जाना चाहिए? एक क्वालिफाइंग वो तो होना चाहिए कि चुनाव आप इसी बेस पर लड़ो कि आप कितने शिक्षित हो, आप कितने योग्य हो। संविधान का हवाला दे करके, ठीक है, अधिकारों का हवाला दे करके सबको उसमें कूदा देना सही नहीं है। कुछ ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी क्राइटेरिया बनानी चाहिए कि भाई ऐसे लोग सदन में जाएं तो क्षेत्र जवाब की बातें अच्छी तरह से ले जा करके रख जो सिर्फ बोल ही ना सके, वो योग्य भी हो। कितने हमारे सदन में गए हुए हैं, कितने हमारे लोकसभा सांसद हैं, कितने राज्यसभा सांसद हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल में एक शब्द नहीं बोले हैं, कभी आज तक बोले हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं। बोलेंगे क्या वो? क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? उनको कुछ आइडिया हो तब तो अब वही है हमारे देश में कि बस पार्टी का एक वो चल गया, लहर चली गई, उसमें जीत गए, वहां जाकर के तो कोई भी जीत जाता है। एक लोग पर लाखों लाख खर्च हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।
राम मुरत जी। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ राम मुरत जी, जो कि एमएलसी प्रत्याशी हैं, गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से हैं। और साथ ही जिस तरीके से इनका कहना है कि एमएलसी का चुनाव होता है, इसमें स्नातक ही जो युवा हैं वो वोट डाल सकते हैं, और ऐसे ही लोग प्रत्याशी रूप में भी होते हैं। और ऐसा जो चुनाव है वो सबका कर देना चाहिए, वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उन सब में ऐसा कर देना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप प्रत्याशी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ऐसे लोगों को टिकट भी देना चाहिए जो शिक्षित है। पर देखना तो है कि जो सरकार है कब इन चीजों पर ध्यान देती है, क्योंकि अब तो युवा जो है वो भी बदल रहा है और लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। बरखा सिंह।